अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड हम पढ़ रहे थे और इसके रिलेटेड कंसेप्ट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स, कि किस तरह से इन पे फिर प्राइसेस का इफेक्ट पड़ता है और इनकम का इफेक्ट इन पे कैसा होता है नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में। पहले हम इनमें डिफरेंसेस देखते हैं, क्योंकि जब भी हम डिमांड लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि प्रोडक्ट और द कमोडिटी इज़ नॉर्मल। हम एज्यूम करते हैं कि कमोडिटी नॉर्मल है, तभी लॉ ऑफ डिमांड होल्ड करेगा या अप्लाई हो जाएगा। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। नॉर्मल गुड्स जो होते हैं वो ऐसे गुड्स होते हैं जिनमें जो रिलेशनशिप होती है प्राइस और डिमांड के दरमियान वो इनवर्स होगी, या जिसको हम कहते हैं कि नेगेटिव रिलेशनशिप होगी प्राइस और डिमांड के दरमियान। यानी अगर प्राइस गिर जाती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो प्राइस डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसको हम कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप। नॉर्मल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनमें प्राइस और डिमांड की रिलेशनशिप इनवर्स होगी, या जिसको हम नेगेटिव कहते हैं, और इनकम और डिमांड के दरमियान जो रिलेशनशिप होगी वो पॉजिटिव होगी, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी, या जिसको हम पॉजिटिव रिलेशनशिप कहते हैं या डायरेक्ट रिलेशनशिप। वो ये कि अगर इनकम इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, यानी ये सेम डायरेक्शन में जाते हैं। अगर इनकम डिक्रीज हो जाती है तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप और डायरेक्ट रिलेशनशिप। इट मीन्स इफ प्राइस ऑफ ए गुड फॉलोज इट इज डिमांड विल राइज। इसका मतलब ये है कि इनवर्स रिलेशनशिप ये जो है प्राइस और डिमांड के दरमियान, वो ये कि अगर प्राइस एक कमोडिटी की गिर जाती है तो उसकी डिमांड राइज हो जाएगी। बिसाइड्स देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, और ये कि इनकम और डिमांड के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है। वेन एवर इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज, जब भी इनकम कंज्यूमर की इंक्रीज हो जाएगी डिमांड फॉर नॉर्मल गुड विल ऑल्सो इंक्रीज, तो डिमांड जो होगी नॉर्मल गुड की वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर इनकम डिक्रीज हो जाती है तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इन्फीरियर गुड्स अब हम देखते हैं। ये तो हमने नॉर्मल गुड्स का केस देखा। इन्फीरियर गुड्स, इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इन्फीरियर गुड्स के केस में इनवर्स रिलेशनशिप होती है इनकम और डिमांड के दरमियान। इनवर्स रिलेशनशिप होती है जब इनकम इंक्रीज हो जाती है तो उनकी डिमांड कम हो जाती है, जब इनकम कम हो जाती है तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है। इन्फीरियर गुड्स के केस में इन्फीरियर गुड्स के केस में यहाँ हम देखते हैं कि ये जो रिलेशनशिप होगी बिटवीन प्राइस एंड इन्फीरियर गुड्स के केस में जो रिलेशनशिप होगी बिटवीन इनकम एंड डिमांड, इन्फीरियर गुड्स जो हम देखते हैं इनमें जो रिलेशनशिप बिटवीन होगी, रिलेशनशिप जो होगी इनकम और डिमांड के दरमियान, वो नेगेटिव रिलेशनशिप होगी, या जिसको हम इकोनॉमिक्स में इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं। वो ये कि अगर इनकम गिर जाती है तो डिमांड ज़्यादा होगी, और अगर इनकम ज़्यादा हो जाती है तो डिमांड कम होगी। जैसे कि यहाँ पर इसने दिया है व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज द डिमांड फॉर सच गुड्स डिक्रीजेस। जब इनकम कंज्यूमर की इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी डिमांड जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। मोर ओवर देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, और प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इट मीन्स इफ प्राइस ऑफ ए गुड फॉलोज इट इज डिमांड डिक्रीजेस फर्दर। और अगर प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो डिमांड ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, अगर प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। नॉर्मल गुड्स में हमने क्या देखा था, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। यहाँ पर हम देखते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट that nature of commodity being inferior or normal depends upon consumers income habits, fashions etc। देखो ये जो एक इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है यहाँ पर कि नेचर ऑफ कमोडिटी बीइंग इंफीरियर और नॉर्मल, किसी कमोडिटी को हम नॉर्मल या इंफीरियर कैटेगरी में रखें, ये डिपेंड करता है कि कौन सी कमोडिटी नॉर्मल है या कौन सी कमोडिटी इंफीरियर है। ये डिपेंड करता है कि कंज्यूमर की इनकम कैसी है, कंज्यूमर के टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस या हैबिट्स कैसे हैं, फैशंस के का ट्रेंड कैसा है। फॉर एग्जांपल
जैसे कि इसने यहाँ पर दिया है एग्जांपल कि डबल टोन्ड मिल्क जो होता है, ये एक नॉर्मल फैमिली के लिए नॉर्मल गुड हो सकता है, एक पुअर फैमिली के लिए ये नॉर्मल गुड होगा, बट इन्फीरियर गुड फॉर ए रिच कंज्यूमर। मगर ये जो रिच कंज्यूमर होगा उसके लिए ये इन्फीरियर गुड होगा। सिमिलरली कंजम्पशन ऑफ सिगरेट्स में भी ए नॉर्मल गुड। इसी तरह से हम देखते हैं कि सिगरेट्स जो हैं उनकी कंजम्पशन जो है एक स्मोकर के लिए नॉर्मल होगी, एक स्मोकर के लिए नॉर्मल गुड होगा, बट इन्फीरियर गुड फॉर ए नॉन स्मोकर। मगर ये जो नॉन स्मोकर जो होगा उसके लिए वो एक इन्फीरियर गुड होगा, उसके लिए इन्फीरियर गुड होगा। ट्रेडिशन इसी तरह से हम देखते हैं कि ट्रेडिशनली डिजाइनड क्लोथ्स जो होते हैं, ट्रेडिशनली मीन्स कि जो हमारे यानी ट्रेडिशन में होते हैं कुछ क्लोथ्स, जो हमारे ट्रेडिशनल क्लोथ्स थे, हमारे कल्चर के रिलेटेड जो यानी ओल्ड टाइप के जो क्लोथ्स होते थे, दीज में बी नॉर्मल गुड्स फॉर ए नॉर्मल फैमिली। तो फॉर एग्जांपल नॉर्मल लोगों के लिए या इसी तरह से मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए ये चीज़ें नॉर्मल गुड्स हो सकते हैं, मगर बट दीज कैन बी कंसिडर्ड इन्फीरियर कमोडिटी बाय रिच और एबो एवरेज फैमिली। मगर रिच फैमिली इसको इन्फीरियर कंसिडर कर सकते हैं, मगर वो क्या इस हिसाब से कि दे मे थिंक दैट इट इज़ ए ओल्ड टाइप ऑफ दीज आर ओल्ड टाइप ऑफ क्लोथ्स, और ओल्ड ये जो इनका पैटर्न है या उनका जो डिज़ाइन है दैट इज़ ऑफ ए ओल्ड टाइप, इट इज़ नाउ आउट ऑफ फैशन, तो उनके लिए वो इन्फीरियर कमोडिटी हो सकती है। दस इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ कमोडिटी एज एन इन्फीरियर और नॉर्मल वन। इसी तरह से हम देखते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि किसी कमोडिटी को, कुछ कमोडिटीज़ में क्लियर कट है कि हम उनको डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये नॉर्मल कमोडिटी या इन्फीरियर कमोडिटी है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोर्स ग्रेन्स में, जैसे कि बाजरा है, इस तरह के जो ग्रेन्स हैं, ये जो एक ग्रेन होता था, जैसे कि इसी तरह से जैसे कि वीट है एक ग्रेन, ये जो वीट है इट इज़ द सुपीरियर ग्रेन, इसके अगेंस्ट जो बाजरा है या इसी तरह के कुछ और कोर्स ग्रेन्स हैं जो पहले इस्तेमाल होते थे, बट जब लोगों की इनकम बढ़ गई अब इनको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है एक्सेप्ट इन वेरी पुअर एरियाज़। इन्हें हम देखते हैं कि कुछ ये जो बैकवर्ड एरियाज़ है या बहुत ही पुअर एरियाज़ हैं वहाँ पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। इन कुछ ऐसी कमोडिटीज़ हैं जिनको हम क्लियर कट कह सकते हैं कि इन्फीरियर है या नॉर्मल गुड्स हैं, बट कुछ कमोडिटीज़ जो हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है उनको कैटेगराइज करना एज इन्फीरियर और नॉर्मल गुड्स, बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर सकता है। हाँ, इट में डिपेंड अपॉन द इनकम ऑफ द पर्सन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये किसी जगह यही चीज़ नॉर्मल कमोडिटी कंसिडर की जाएगी और किसी और जगह यही कमोडिटी क्या कंसिडर की जाएगी, इन्फीरियर कमोडिटी। इट मे नॉट बी प्रेफर्ड और इट मे बी कंसिडर्ड एज इन्फीरियर कमोडिटी, और यानी किसी जगह कोई एक चीज़ नॉर्मल कमोडिटी कंसिडर की जाएगी, वही कमोडिटी किसी और जगह अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो वहाँ पर उस कमोडिटी को इन्फीरियर समझा जाएगा। और टाइम्स टू टाइम्स इसी तरह से टाइम के हिसाब से भी, वक्त के हिसाब से भी कोई चीज़ पहले सपोज हो सकता है कि ये कमोडिटी पहले नॉर्मल कंसिडर की जाती थी, अब कुछ टाइम के बाद कुछ वक्त गुजरने के बाद वही कमोडिटी अब इन्फीरियर कंसिडर की जाती थी। ये मोस्टली होता है फैशनज़ में। कोई चीज़ जो अभी फैशन में होती है, वोग में होती है, आम इसको लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हर एक उसको इस्तेमाल करता है, हर एक उसको नॉर्मल कंसिडर करता है, बट जो ही वो कमोडिटी आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं, अब लोग उसको इस्तेमाल नहीं करने लगते हैं, अब नया फैशन आ गया है, वो फैशन जो है अब आउटडेट हुआ है, तो वही कमोडिटी अब इन्फीरियर गुड बन गई। इसमें आप देख सकते हैं कि एक फेमस एग्जांपल इसमें आप ले सकते हैं कि ये जो पैटर्न ऑफ जीन्स होता था पहले, जीन्स का जो पहले पैटर्न होता था दैट वाज ए बेल, या इसी तरह से जो पैंट्स जो होते थे, ट्राउज़र्स की जो शेप पहले हुआ करती थी, जो फैशन होता था, तो उनकी जो शेप होती थी वो बेल शेप होती थी, बट टुडे इट इज़ टोटली आउट ऑफ फैशन। तो अगर आज उसको कोई पहनेगा तो ही विल बी लॉफ्ड एट, तो उसको लोग मजाक बनाएंगे। तो पहले वही चीज़ नॉर्मल थी, वही चीज़ नॉर्मल गुड था, मगर आज वही चीज़ हम देखते हैं कि इन्फीरियर गुड बन गई है, क्योंकि बहुत ही टाइम उसका ये लैप्स हुआ है, और उस टाइम लैप्स से कोई चीज़ यानी सिर्फ टाइम लैप्स से कोई चीज़ इन्फीरियर नहीं बनेगी, बल्कि हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आउट ऑफ फैशन वो चीज़ हो गई है, आउट ऑफ फैशन। तो आउट ऑफ फैशन जब वो चीज़ हो गई है, अब वो टाइप ऑफ जीन्स या वो टाइप ऑफ ट्राउजर्स, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब उनको कोई नहीं पहनता है, क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन है, अब वो चीज़ इन्फीरियर बन गई है। अब हम आते हैं डिमांड शेड्यूल पर।
Demand schedule refers to a table or schedule which shows other things remaining constant. The relationship between price and quantity demanded of a commodity is of inverse nature at its different prices. डिमांड शेड्यूल जो है इट रेफर्स टू टेबल और शेड्यूल. डिमांड शेड्यूल रेफर करता है एक ऐसे टेबल पर या ऐसे शेड्यूल पर विच शोज अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जो दिखाता है कि बाकी चीज़ों को हम कांस्टेंट रखते हैं, कि द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय कमोडिटी इज ऑफ इनवर्स नेचर एट इट इज डिफरेंट प्राइसेस. डिमांड शेड्यूल जो होता है ये एक टेबल ऐसा होता है या एक ऐसा शेड्यूल होता है जिसमें हम प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं, प्राइस ऑफ ए गुड एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी, और इसमें यह इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है एट इट इज डिफरेंट प्राइसेस. यानी मगर इसमें हम ये लेते हैं कि बाकी जो चीज़ें होती हैं, बाकी जो डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़े, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, उनको हम कंसिडर करते हैं कि दीज आर कांस्टेंट और दीज आर रिमेनिंग सेम. तो डिमांड शेड्यूल रेफर करता है एक ऐसा टेबल जो डिफरेंट क्वांटिटीज एक कमोडिटी के दिखाता है एट डिफरेंट प्राइसेस, और जो दिखाता है डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ प्राइसेस एंड क्वांटिटीज डिमांडेड एट दीज डिफरेंट प्राइसेस ऑफ ए कमोडिटी. और इसमें ये इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है इन दोनों के दरमियान, इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान. और यहाँ पर हम ये एज्यूम करते हैं कि बाकी जो चीज़ें हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं दीज शुड बी कांस्टेंट और दीज शुड रिमेन सेम. डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू ए टेबल. डिमांड शेड्यूल एक ऐसे टेबल को रेफर करता है कि ऐसे शेड्यूल को जो दिखाता है कि बाकी चीज़ें जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं उनको हम कांस्टेंट लेते हैं, सिर्फ एक प्राइस को हम लेते हैं वेरिएबल. द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय कमोडिटी इज ऑफ इनवर्स नेचर. ये दिखाता है कि रिलेशनशिप जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान है एक कमोडिटी की वो इनवर्स नेचर का है, यानी नेगेटिव नेचर का है एट इट इज डिफरेंट प्राइसेस. Thus demand schedule expresses the functional relationship between price and quantity demanded. Thus demand schedule जो है यह दिखाता है functional relationship between price और quantity demanded के दरमियान. Types of demand schedule, ये डिमांड शेड्यूल जो है फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान. डिमांड शेड्यूल के दो टाइप्स हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो है ये इंडिविजुअल कंज्यूमर का ये डिमांड ये दिखाता है. Individual demand schedule, and individual demand schedule shows various quantities of a commodity which an individual buys at different prices at a particular time. एक individual demand schedule जो है ये दिखाता है एक commodity की various quantities जो एक consumer purchase करता है, जो एक individual buyer purchase करता है different prices पे at a particular time. Individual demand schedule दिखाता है एक commodity की various quantities जो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर परचेज करता है डिफरेंट प्राइसेस पे एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक खास वक्त पर. द फॉलोइंग इज द डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर एक्स कमोडिटी. ये जो नीचे दिया हुआ है ये जो नीचे दिया हुआ है ये डिमांड शेड्यूल है एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का कमोडिटी एक्स के लिए. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स. यानी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल दिखाता है एक इंडिविजुअल कंज्यूमर किस तरह से डिफरेंट क्वांटिटी एक कमोडिटी की परचेज करता है डिफरेंट प्राइसेस पे, उस कमोडिटी की डिफरेंट प्राइसेस पे एक खास वक्त पर. द फॉलोइंग इज द डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर कमोडिटी एक्स. ये जो यहाँ पर दिया हुआ है एक डिमांड शेड्यूल है एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का कमोडिटी एक्स के लिए. प्राइस ऑफ एक्स इन रुपीज़ पर केजी. सपोज ये यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है और राइट हैंड साइड पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स इन केजी पर मंथ. तो अगर ₹50 है पर केजी एक कमोडिटी की प्राइस, तो कंज्यूमर विल डिमांड ओनली 1 kg per month. Now if the price falls from 50 to 40, consumer will demand 2 kgs. Further, if the price drops from 40 to 30, consumer will demand 3 kgs. If price further drops from 30 to 20, consumer will demand 4 kgs. If price is ₹10, consumer will demand 5 kgs per month. The demand schedule, the individual demand schedule given in table 3.1 shows an inverse relationship between price of X and its quantity demanded. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के दरमियान. एज द प्राइस गोज डाउन क्वांटिटी डिमांडेड गोज अप. अगर हम इनवर्स में देखते हैं, रिवर्स में देखते हैं, यहाँ पर अगर प्राइस ₹10 है इनिशियल प्राइस, तो क्वांटिटी डिमांडेड इज 5. इफ द प्राइस राइजेस फ्रॉम 10 to 20, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्लाइन फ्रॉम 5 to 4. इफ द प्राइस फर्दर राइजेस फ्रॉम 20 to 30, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्लाइन फ्रॉम 4 to 5. इफ द प्राइस फर्दर डिक्लाइन फ्रॉम 30 to 40, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्लाइन फ्रॉम. If the price further rises from 30 to 40, quantity demanded decline is from 3 to 2. If the price further rises from 40 to 50, then the quantity demanded will decline from 2 to 1.
तो ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो है, जो 3.1 टेबल में दिया गया है, ये इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस ऑफ एक्स और इट इज क्वांटिटी डिमांडेड में। व्हेन द प्राइस ऑफ एक्स इज ₹50 पर केजी, द कंज्यूमर वुड बाई 1 kg ऑफ एक्स पर मंथ। जब प्राइस कमोडिटी एक्स की ₹50 है पर केजी, तो कंज्यूमर परचेज करेगा 1 kg पर मंथ। When the price falls to 30 per kg, demand for X rises to 3 kg per month. जब प्राइस फॉल हो जाएगी तो 30 रुपीज़ पर केजी, डिमांड फॉर एक्स राइजेस, डिमांड जो एक्स की है वो इंक्रीज हो जाएगी तो 3 kg पर मंथ। इसी तरह से फिर आप आगे देख सकते हैं, जब प्राइस डिक्लाइन हो जाती है तो 10, कंज्यूमर विल डिमांड 5 kg पर मंथ। अब हम देखते हैं कि मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल, इट रेफर्स टू द टेबल विच शोज द अमाउंट ऑफ ए कमोडिटी demanded by all the consumers in a market at all possible prices at a given period of time। डिमांड शेड्यूल जो है, मार्केट डिमांड शेड्यूल, ये दिखाता है कि इट रेफर्स टू दैट टेबल, इट रेफर्स टू द टेबल जो दिखाता है अमाउंट ऑफ ए कमोडिटी, एक कमोडिटी की वो मिकदार या क्वांटिटी जो सभी कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं मार्केट में एट ऑल पॉसिबल प्राइसेस एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट डिमांड शेड्यूल दिखाता है टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, टोटल क्वांटिटी ऑफ ए और द अमाउंट ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स, और जिसको हम कह सकते हैं कि टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स, जो सभी कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं मार्केट में मुख्तलिफ प्राइसेस पे एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक खास वक्त में। यानी मार्केट डिमांड शेड्यूल दिखाता है टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी और द अमाउंट ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर, जो सभी कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं मार्केट में मुख्तलिफ प्राइसेस पर एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक खास वक्त में। इट इज अराइव्ड एट बाय एडिंग द डिमांड ऑफ ऑल द बायर्स एट डिफरेंट प्राइसेस। ये हम उस वक्त अचीव करते हैं या फाइंड आउट करते हैं जब हम डिमांड ऑफ ऑल द बायर्स एट डिफरेंट प्राइसेस, इट इज अराइव्ड बाय एडिंग, ये हम उस वक्त अचीव करते हैं जब हम जो सभी बायर्स होते हैं मार्केट में, उन सब की जो डिमांड होती है, जब हम उसको एडअप करते हैं डिफरेंट प्राइसेस पे। तो अगर मार्केट में 10 बायर्स हैं, जब हम इन सभी 10 बायर्स की डिमांड को डिफरेंट प्राइसेस पे जो वो डिमांड करते हैं, उनकी प्राइसेस को, उनकी डिमांड्स को हम एडअप करते हैं, तो हमें मार्केट डिमांड पता चलेगा, मार्केट डिमांड कितनी है। Theoretically, we can add demand schedule of all individuals to get market demand schedule। थ्योरेटिकली क्या है कि हम ऐड कर सकते हैं डिमांड शेड्यूल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स के जो डिमांड शेड्यूल होते हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के, उन सब को जब हम ऐड अप करते हैं, उन सब इंडिविजुअल ए इंडिविजुअल बी इंडिविजुअल सी इंडिविजुअल, यानी 10 इंडिविजुअल्स के 10 इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स को जब हमने एडअप किया तो हमें मार्केट डिमांड शेड्यूल मिलेगा। बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, मगर प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि ये एक ईजी या आसान काम नहीं है। Let us assume that there are two buyers A and B in a market। So for example, हम assume करते हैं कि मार्केट में दो buyers हैं A and B, but adding up their individual demand schedules, by adding up their individual demand schedules, we get a market demand schedule as shown under। जब हम इन दोनों कंज्यूमर्स के इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स को एडअप करते हैं, अगर हम assume करते हैं कि मार्केट में सिर्फ दो बायर्स हैं A and B, मगर मार्केट में एक्चुअली दो ही नहीं होते हैं, हमने दो ही इसलिए लिया है यहाँ पर बिकॉज इट सिंप्लीफाइज द एनालिसिस। इससे एनालिसिस क्या हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है और कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है। जब हम इन दोनों कंज्यूमर्स के इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल उसको एडअप करते हैं तो हमें मार्केट डिमांड शेड्यूल मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राइस इज ₹50, क्वांटिटी डिमांडेड पर मंथ बाय इंडिविजुअल्स। कंज्यूमर ए डिमांड करता है 1 यूनिट एट द प्राइस ऑफ ₹50, कंज्यूमर बी 2 यूनिट्स डिमांड करता है। When price falls from 5 to 4, when price falls from 50 to 40, consumer A demands 2 units, consumer 3 demands 3 units, consumer B demands 3 units। When price declines from 40 to 30, consumer A demands 3 units, consumer B demands 4 units। When price declines from 30 to 20, consumer A demands 4 units and consumer B demands 5 units। And when the price falls from 20 to 10, और कंज्यूमर ए डिमांड्स 5 यूनिट्स, कंज्यूमर बी डिमांड 6 यूनिट्स। तो इससे आप देख सकते हैं कि दोनों कंज्यूमर्स की यानी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स, अब हम इन दोनों के इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स को एडअप करते हैं। और आपने यहाँ पर भी देखा होगा कि ए की इन डिमांड दूसरे की बी की डिमांड से डिफरेंट है। हाँ, ये हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट, कौन सा कंज्यूमर कितना परचेज करता है, कौन सा कंज्यूमर कितना परचेज करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अदर फैक्टर्स जिनको हम लेते हैं यहाँ पर कि वो जैसे अब हम कांस्टेंट लेते हैं। तो हर एक की डिमांड, हर एक कंज्यूमर की डिमांड सेम नहीं होगी एक खास प्राइस पर, यानी कंज्यूमर्स की डिमांड सेम नहीं होगी एक किसी भी प्राइस पर, सब कंज्यूमर्स की डिमांड सेम नहीं होगी, ये डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड द इनकम लेवल्स ऑफ द कंज्यूमर्स।
अब हम देखते हैं कि दोनों की ए और बी कंज्यूमर की डिमांड जो है उनको हम एडअप करते हैं तो हमें मार्केट डिमांड मिलेगी। सिंपली इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, 1 + 2 = 3। 50 पे जो टोटल मार्केट डिमांड है वो है 3 रुपीज़ 40 पे जो इन टोटल डिमांड है दैट इज 2 + 3 = 5। और इसी तरह से आप देख सकते हैं रुपीज़ 10 पर जो टोटल डिमांड है दैट इज 5 + 6, 5 की इंडिविजुअल डिमांड और 6 की इंडिविजुअल डिमांड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11 बनता है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं डिमांड करू पर। डिमांड करू, डिमांड करू क्या है? ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल गिव्स अस ए डिमांड करू। जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है डिमांड शेड्यूल का, यही डिमांड शेड्यूल जो हमने ऊपर देखा, इसी को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये डिमांड करू है। दस डिमांड करू शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस बिटवीन द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी विच विल बी परचेज्ड एट डिफरेंट प्राइसेस। तो डिमांड करू जो है ये इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी विच विल बी परचेज्ड एट डिफरेंट प्राइसेस। ये इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन quantity demanded and the price of a commodity and the price of the commodity। ये डिमांड करो यही चीज़ दिखाती है। पिक्चराइजेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इसको लो डिमांड करो, यानी जब हम ग्राफिकली डिमांड शेड्यूल को डिपिक्ट करते हैं तो इसको हम कहते हैं डिमांड करो। टाइप्स ऑफ डिमांड करो, डिमांड करो में भी फिर दो टाइप्स हैं, इंडिविजुअल डिमांड करो एंड मार्केट डिमांड करो। पहले हम इंडिविजुअल डिमांड करो देखते हैं। एन इंडिविजुअल डिमांड करो इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड करो जो है ये एक इंडिविजुअल डिमांड करो जो है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का। इट शोज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल एट डिफरेंट प्राइसेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। ये दिखाता है कि डिफरेंट क्वांटिटीज ये जो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड करता है डिफरेंट प्राइसेस पे एट अ पर्टिकुलर टाइम। इफ़ वी प्लॉट डिमांड शेड्यूल ऑन ए, जैसे कि टेबल 3.1 में जो डिमांड शेड्यूल दिया गया था कंज्यूमर ए का, अगर हम उसी को प्लॉट करेंगे यहाँ पर डिमांड करू में तो हमें ये डिमांड करू मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर इसने इसकी कंस्ट्रक्शन दी हुई है। इफ़ वी प्लॉट डिमांड शेड्यूल ऑन ए ग्राफ पेपर इंडिकेटिंग प्राइस along y axis and quantity demanded along x axis। और ये कन्वेंशनली है कि वी इंडिकेट प्राइस along the x axis and quantity demanded on the, यानी वी यानी सॉरी इसमें ये जो वाई एक्सिस है इस वाई एक्सिस पे हम प्राइस दिखाते हैं। वी प्लॉट price along the y-axis or we show the price along the y-axis and quantity demanded along the x-axis, and by joining the various points we get the individuals demand करो for commodity x। और जब हम फिर इन different points को ज्वाइन करते हैं तो हमें डिमांड करो मिलती है commodity x के लिए। इन फिगर 3.1 DD is the demand करो। It shows that if the price of x is ₹50, जैसे कि हमने देखा था कि कंज्यूमर ए जो था at the price of ₹50 he was demanding 1 kg of commodity x। वो आप यहाँ पर देख सकते हैं when price is ₹50 quantity demanded is 1। when price falls to ₹30, when price falls to ₹30 quantity demanded rises to 3 kgs 3 kgs। The demand curve slopes downwards, the demand curve DD slopes downwards from left to right। demand curve slope हो जाती है downwards from left to right। it shows inverse relationship between price and quantity demanded of a commodity, that is if the price goes down quantity demanded increases, if the price goes up quantity demanded declines। it shows that there is an inverse relationship, यानी demand curve slope हो जाती है downwards from left to right। it shows that there is an inverse relationship between price and quantity demanded, यानी ये दिखाता है कि यहाँ पर inverse relationship है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान। इट इज देयर फॉर डिमांड करो इज नेगेटिवली स्लोपुड, तो इस वजह से डिमांड करो जो होता है नेगेटिवली स्लोपुड होता है। linear demand equation and curve। in economics linear demand curve is widely used। it means demand curve will have a straight line downward sloping curve as shown in figure 3.1। और आप यहाँ पर ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इकोनॉमिक्स में हम लीनियर डिमांड कर्व ही इस्तेमाल करते हैं, जो एक स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है जो यहाँ पर दिखाई गई है डायग्राम में। तो इसमें फिर आप का ये कंसेप्ट ज़्यादा इसमें नहीं जाने की ज़रूरत है, तो इट विल का इससे आपकी जो कंसेप्ट है थोड़ा कुछ ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब हम आते हैं मार्केट डिमांड करू पर। ए मार्केट डिमांड करू इज द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। यानी इकोनॉमिक्स में हम लीनियर डिमांड करू ही इस्तेमाल करते हैं, यानी विच इज अ स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। यहाँ पर हम किंकड डिमांड करू नहीं लेते हैं जिसमें एजेस होते हैं या जिसमें जो पॉइंटेड डिमांड करो होती हैं वो हम नहीं लेते हैं। सिंपलीफिकेशन के लिए हम लेते हैं सिंपल स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, यानी जिसको हम लीनियर डिमांड करो कहते हैं।
मार्केट डिमांड करो, ए मार्केट डिमांड करो इज द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड करो जो होती है ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है मार्केट डिमांड शेड्यूल की, यानी टोटल जो क्वांटिटी डिमांड, टोटल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर्स एट डिफरेंट प्राइसेस जो होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल, उसी को जब हम डिपिक्ट करते हैं ग्राफिकली तो उसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड करो। इट शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स फॉर टाइम पीरियड एट डिफरेंट प्राइसेस। ये मार्केट डिमांड करो जो है डिफरेंट क्वांटिटीज और कमोडिटी की दिखाता है जो डिफरेंट कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं डिफरेंट प्राइसेस पे एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। टेक्निकली और ज्योमेट्रिकली द मार्केट डिमांड करो इज obtained by horizontal summation of all the individual demand curves for the commodity। अगर हम ज्योमेट्रिकली हम देखते हैं कि मार्केट डिमांड करो जो है इसको ऑब्टेन किया जाता है, इसको यानी डिराइव किया जाता है जब हम हॉरिजेंटली समेशन करते हैं, हॉरिजेंटली सम अप करते हैं इंडिविजुअल डिमांड करूज को, जो कंज्यूमर उसकी इंडिविजुअल डिमांड करूज होते हैं, जब हम उनको हॉरिजेंटली सम अप करते हैं तो हमें मार्केट डिमांड करू मिलती है। The process of derivation of market demand curve is shown in figure 3.2, which is based upon the market demand schedule in table 3.2। तो process of derivation, ये जो process of deriving the market demand curve जो है इसको दिखाया गया है फिगर 3.2 में, और ये फिगर 3.2 है जो है फिगर 3.2 जो है इट इज़ बेस्ड अपॉन द मार्केट डिमांड शेड्यूल जो टेबल 3.2 में दिखाया गया था। फिगर 3.2 panels 1 and 2 respectively show the demand curves of individuals A and B। ये जो फिगर 3.2 जो है इसमें पैनल 1 एंड पैनल 2 जो है ये दिखाता है डिमांड शेड्यूल्स ऑफ डिमांड कर्व्स ऑफ इंडिविजुअल्स ए एंड बी, ए और बी कंज्यूमर की ये डिमांड कर्व्स दिखाता है। पैनल 3 शोज मार्केट डिमांड कर्व, पैनल 3 जो है ये दिखाता है मार्केट डिमांड कर्व एट प्राइस 50 इंडिविजुअल ए डिमांड्स 1 kg, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एट ₹50 पर kg ए इस डिमांड कर्व जो है ए डिमांड करता है 1 kg कमोडिटी एक्स का, और इसी प्राइस 50 पर ही कंज्यूमर बी जो है वो डिमांड करता है 3 यूनिट्स। अब हम इन दोनों के डिमांड करो उसको समेशन हॉरिजॉन्टल समेशन जब हम करते हैं तो हमें आप यहाँ पर देखिए मार्केट डिमांड करूँ राइट हैंड साइड पर थर्ड पैनल जो है ₹50 पे टोटल मार्केट डिमांड जो है दैट इज 3 kg। कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी की डिमांड को एडअप करके टोटल मार्केट डिमांड जो है दैट इज 3 kg। इसी तरह से फिर जब प्राइस गिर जाती है ₹40 पर फ्रॉम 50 to 40 तो आप देखते हैं कि कंज्यूमर ए डिमांड करता है 2 यूनिट्स, कंज्यूमर बी 3 यूनिट्स डिमांड करता है, तो टोटल मार्केट डिमांड जो है दैट इज 5। और इसी तरह से फिर आगे आप देख सकते हैं इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इन फिगर 3.2 पैनल इस तरह से आपने देखा ये पैनल दिखाए हुए हैं। पैनल ए जो है कंज्यूमर ए का है, पैनल बी कंज्यूमर बी का है, और पैनल सी जो है जिसका आप कंज्यूमर आप मार्केट डिमांड करूँ एट प्राइस 50 इंडिविजुअल ए डिमांड 1 kg ऑफ द कमोडिटी एंड इंडिविजुअल बी डिमांड 2 kg, दस एट ₹50 द टोटल और मार्केट डिमांड इज 3 kg, यानी ₹50 पे कंज्यूमर ए जो है 1 kg डिमांड करते हैं, कंज्यूमर बी इसी प्राइस पर ₹50 पर 2 kg डिमांड करते हैं, टोटल मार्केट डिमांड विल बी 3 kg। सिमिलरली बाय रिपीटिंग द प्रोसेस डिमांड करू कैन बी अराइव्ड एट अदर प्राइस लेवल्स। इसी तरह से जब हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो हमें दूसरे प्राइसेस पे भी फिर मार्केट डिमांड्स यानी मार्केट डिमांड जो होगी टोटल मार्केट डिमांड वो हमें पता चलेगी। सिंस मार्केट डिमांड करू इज द लेटरल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड करूँ इट ऑल्सो हैज़ ए नेगेटिव स्लोप, क्योंकि ये जो मार्केट डिमांड करूँ जो है ये समेशन होता है इंडिविजुअल डिमांड करूँ उसका, इसलिए इसका भी जो स्लोप होगा वो नेगेटिव स्लोप ही होगा विच शोज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एज द प्राइस गोज डाउन क्वांटिटी डिमांडेड गोज अप, एंड इफ द प्राइस गोज अप क्वांटिटी डिमांडेड गोज डाउन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हम देखते हैं अब लॉ ऑफ डिमांड।